हेलो स्टूडेंट, आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर की कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, हमने पहले वाले चैप्टर में ये चीज़ स्टडी कर ली थी कि कम्युनिटी फार्मेसी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, आपको पता है कम्युनिटी फार्मेसी इज़ इक्वल टू, या मेजरली हम इसको कह सकते हैं कि हम यहाँ पे बात करते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ आपका एक रिटेल ड्रग स्टोर है। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? आपका रिटेल ड्रग स्टोर या फिर कोई भी मेडिकल स्टोर। अब इसके अंदर जो फार्मासिस्ट काम कर रहा है वो फार्मासिस्ट आपका क्या कहलाएगा? नोन एज कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ठीक है, तो उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास क्या होगी, ये पर्टिकुलर चीज़ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आपको पता है एक रिटेल ड्रग स्टोर में या फिर किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट वहाँ पे काम करता है, आप जानते हो। उस फार्मासिस्ट की कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम मेजरली बात करें तो मेजरली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? कंपाउंडिंग ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, कंपाउंडिंग के बाद उनकी डिस्पेंसिंग करना और साथ साथ में पेशेंट को यहाँ पर काउंसिल करना। ठीक है, काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट। मतलब मेजरली अगर हम बात करें तो एक फार्मासिस्ट ही होता है जो इंडस्ट्री में आपकी ड्रग्स को कंपाउंड करता है, दैट मीन्स ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करता है, बनाता है। और यहाँ पर कंपाउंडिंग की बात भी यही हो रही है कि ड्रग्स को बनाना। मेजरली आप जैसे आप इंडस्ट्री लेवल के ऊपर ड्रग्स बनाते हो वैसे नहीं, हम ये कह सकते हैं कंपाउंडिंग ऑफ डोजेज फॉर्म्स की, आपको किस तरीके से डोजेज आपको बना के यहाँ पर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी डिस्पेंसिंग, दैट मीन्स कोई भी ड्रग अगर आपने दी है तो आपको उस किस तरीके से आप अपने इंस्ट्रक्शन क्या हो सकते हैं कि आपको अपने पेशेंट को क्या क्या बताना है ड्रग डिस्पेंस करते समय पे। जैसे कि आपको ये ड्रग बिफोर फूड लेनी है या आफ्टर फूड लेनी है, या फिर हम और कह सकते हैं रात को लेनी है, दैट मीन्स होरा सोमनी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिफोर ब्रेकफास्ट लेनी है। सुबह जो आप एंटी एसिड्स लेते हो जो आप, वो आपकी बिफोर ब्रेकफास्ट लेते हो। ठीक है, तो जो भी किसी भी ड्रग को देते समय जो भी एक फार्मासिस्ट इंस्ट्रक्शन देता है वो सारी चीज़ें आपकी डिस्पेंसिंग के अंडर यहाँ पे आती है। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर ड्रग यहाँ पे डिस्पेंस हुई है, दैट मीन्स कि वो ड्रग आपको किस तरीके से अपने घर पे जाके लेनी है, खाने के साथ लेनी है, खाने के अलावा लेनी है, रात को लेनी है, दिन में लेनी है, दिन में कितनी बार लेनी है, ये सारी चीज़ें आपकी डिस्पेंसिंग के अंडर आती है। क्लियर? नेक्स्ट आपकी आती है काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब कि पेशेंट जो भी आपके पास आया है आप उससे बात करें, उसका पेशेंट का कंसर्न जो भी है वो पर्टिकुलर चीज़ आपको इधर जाननी है कि पेशेंट को कोई माइनर इलनेस है। फॉर एग्जांपल आपको पता है डॉक्टर के पास जाने से पहले एक फार्मासिस्ट के पास वो अप्रोच करता है, तो उस केस में आपको सुनना है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, 3 दिन से फीवर है, बॉडी एक हो रहा है, तो इस केस में आप अपना जो भी आपको सुटेबल लगता है वो मेडिकामेंट आप यहाँ पर देते हो। तो वो चीज़ आप कैसे एनालाइज कर सकते हो? जब आप पेशेंट को सुनोगे, दैट मीन्स पेशेंट की काउंसलिंग करोगे तब। क्लियर? तो ये तो मेजर आपके पास रोल्स होते हैं किसी भी फार्मासिस्ट के। इसके अलावा अब ये तीनों चीज़ें जो आपको करनी है वो आप किस तरीके से करते हो? ऑब्वियसली विद एक्स्ट्रा केयर एंड एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि फार्मासिस्ट क्या है? फार्मासिस्ट एक आपका क्वालिफाइड पर्सन है। फार्मासिस्ट इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन, तो उसकी ये सारे काम एक्यूरेट होने चाहिए और विद एक्स्ट्रा केयर होने चाहिए। वो इसके अंदर कोई भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे शो नहीं कर सकता, क्योंकि एक गलत मेडिकामेंट या एक सही मेडिकामेंट का गलत डोजेज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी स्टोर खोलने के लिए आपका पर्सन का क्वालिफाइड होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, राइट? अब ये जो भी पर्सन है, जो भी फार्मासिस्ट यहाँ पे केयर और एक्यूरेसी के साथ में काम कर रहा है, वो पर्सन एक तो क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड होने के साथ साथ उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए और कॉम्पिटेंस होना चाहिए। कॉम्पिटेंस की उसके अंदर प्रेजेंस होनी चाहिए। स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो किसी भी काम को करने के लिए स्किल मैटर करती है, एज यू नो। एक बार अगर किसी पर्सन के पास एजुकेशन नहीं है बट उसके पास स्किल्स है तो भी वो वहाँ पे काम कर सकता है, रूल कर सकता है। बट किसी के पास एजुकेशन होने के बाद भी स्किल्स नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, तो वो वहाँ पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए, जैसे अगर आप फार्मेसी के अंदर हो, फार्मेसी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी काम करना है तो उस काम के लिए आपके पास यहाँ स्किल्स होने मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस की। कॉम्पिटेंस मेजरली क्या होता है? एक एबिलिटी होती है। ठीक है, कि फार्मासिस्ट की कोई भी एबिलिटी, काम करने की वो क्षमता कि वो नया नया काम वहाँ पे कर सके, या जो भी काम हम उसको डिलीवर करें वो सारा काम हमें प्रॉपरली करके दे।
क्लियर। तो एक पर्सन का क्वालिफाइड होने के साथ साथ में उसका स्किल्ड होना और उसके अंदर कॉम्पिटेंस होना, दैट मीन्स एबिलिटी होना किसी भी काम को करने के लिए, ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं, मैंडेटरी होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। ये जो हमने अभी स्टडी किया ये आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ये किसी भी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बट जब आपके पास क्वेश्चन पुटअप होगा तो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। ये तो जब आप ये ड्यूटीज़ तो आप तब भी बता सकते हो जब आपको किसी एक फार्मासिस्ट को एक्सप्लेन करना हो, या आप एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट या कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, तब आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बट अगर मेजरली प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आएगी तो आपको कुछ यहाँ पे मेजर पॉइंट्स लिखने रहते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले पॉइंट आपके पास आता है डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन। डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स, मैंने आपको अभी बताया डिस्पेंस करना, दैट मीन्स प्रिस्क्रिप्शन में जो भी दवाइयाँ यहाँ पर लिखी है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन एक वो पेपर है जो आपका प्रिस्क्राइबर आपको लिख के देता है, और प्रिस्क्राइबर कौन होता है? एक डॉक्टर। क्लियर। तो डॉक्टर की जो भी एक पेपर है जिसको हम पर्ची बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, वो एक एग्जैक्टली तो उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जितनी भी आपके पास ड्रग्स मेंशन्ड है वो सारी ड्रग्स को आपने अच्छे से डिस्पेंस करना है। क्लियर। अब जैसे प्रिस्क्रिप्शन में आपकी नंबर ऑफ ड्रग्स गिवन है तो वो नंबर ऑफ ड्रग्स को आपको यहाँ पे डिलीवर करना है, किस तरीके से लेना है, क्या है, वो सारी चीज़ आप जानते हो कि डिस्पेंसिंग के अंदर ये सारा पार्ट पूरा आ जाता है। नेक्स्ट इसी के साथ में एक तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आप देते हो, दूसरा आपके पास आती है नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स जिसको हम एनपीडी भी बोलते हैं, और उसको हम ओटीसी भी बोल सकते हैं। ओटीसी क्या होती है? आपकी ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स दैट मीन्स वो ड्रग जिनको एज सच किसी प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती डिस्पेंस करने के लिए। ठीक है। जैसे किसी भी माइनर इलनेस के केस में अगर आप फार्मासिस्ट के पास जाते हो तो वो क्या कहोगे आप उसको? फीवर है, 3 दिन से इतना इतना फीवर चल रहा है, तो वो आपको कुछ एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे देगा या एंटीबायोटिक्स दे देगा, जो भी कुछ है। ठीक है। ये आपकी ओटीसी ड्रग्स के अंदर आ जाती है। बट इसके अलावा जैसे मान लो कोई न्यूरोलॉजी का पेशेंट है या सीएनएस का पेशेंट है, तो उस केस के अंदर आप ओटीसी ड्रग्स नहीं ले सकते, क्योंकि उस केस में फार्मासिस्ट अपनी मर्जी से, उसको नॉलेज होगी स्टिल, बट वो नहीं दे सकता कोई भी मेडिकामेंट, क्योंकि उन चीज़ों के अंदर आपको प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे चाहिए होता है, मैंडेटरी होता है। क्लियर। एक तो मैंडेटरी है पेशेंट की हेल्थ के लिए, दूसरा जब आप वो इतनी हैवी ड्रग्स, इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स को जब आप डिस्पेंस कर रहे हो तो उस केस में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि मैंने ये दवाई कौन से पेशेंट को दी है और कब दी है। तो उसके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स एक पर्ची, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर कोई दवाई आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के यहाँ पर नहीं दे सकते। नेक्स्ट, ये जो भी प्रिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्राइब ड्रग्स या ओटीसी ड्रग्स आप डिस्पेंस करते हो तो उसमें आप डोसेज भी देखते हो। ठीक है। एक डॉक्टर ने, अगर हम प्रिस्क्राइब ड्रग्स की बात करें तो डॉक्टर ने आपको उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेजरली लिख के दे दिया कि ठीक है पैरासीटामोल है 650 mg, या फिर हम ये कह दें कि उसने ये लिख के दिया है डोलो 650 mg है आपका। गलती से मान लो उसने ये लिख दिया थ्राइस अ डे, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। 650 mg दैट मीन्स दिन में 3 बार 650 650 650 बहुत ज़्यादा लिवर टॉक्सिसिटी यहाँ पर कॉज कर सकता है। पैरासीटामोल बहुत ही कॉमन सॉल्ट है, बट वही कॉमन सॉल्ट आपके लिवर को मेजरली यहाँ पे इफ़ेक्ट कर सकता है। इसीलिए हर छोटी छोटी सी बीमारी में हमने पैरासीटामोल को नहीं लेना होता कि सिर दर्द है पीसीएम खा ली, बॉडी एक है पीसीएम खा ली, फीवर है पीसीएम खा ली। पीसीएम को अवॉइड करना चाहिए। पीसीएम को तो क्या, इवन आपकी जितनी भी एनएसएड्स ड्रग जो होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उनको भी यहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए। दैट मीन्स सिंपल शब्दों में कहें तो जल्दी से कोई भी दवाई आपको यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती है। हम बात कर रहे थे डोसेज की, तो डोसेज के अंदर हम ये कह रहे थे कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी ड्रग आपको डोसेज देगा वो तो देगा ही, बट जैसे इस केस में गलती हुई, हो सकता है उससे किसी गलती हो जाए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे इंश्योर करना पड़ता है एक फार्मासिस्ट को ही कि वो उस डोसेज का ध्यान रखे और उसको सेफली उस ड्रग को वहाँ पे डिलीवर करे। ठीक है। सेफ्टी के साथ और एक कंट्रोल मैनर में आपकी ड्रग को वहाँ पर पेशेंट को डिलीवर करे। राइट। नेक्स्ट आपके पास आती है प्रिस्क्रिप्शन अगर अनक्लियर है, ठीक है, या फिर अनऑथराइज्ड है। अगर आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आया है, आप मान लो कि आपको लग रहा है कि ये प्रिस्क्रिप्शन फेक है या ये प्रिस्क्रिप्शन अनक्लियर है, अच्छे से कोई मेडिकामेंट अगर डॉक्टर ने लिखा है तो वो अंडरस्टूड नहीं है किसी भी वजह से, तो उस चीज़ के अंदर फार्मासिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रिस्क्राइबर के साथ में कम्युनिकेट करे। दैट मीन्स उस डॉक्टर के साथ बात करे कि आपने क्या लिखा है। मान लो किसी पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, गलती किसी भी तरीके से हो सकती है। मान लो इस पेशेंट के पास डॉक्टर के पास 2 पेशेंट आए थे, जो एक तो आपका सीएनएस का पेशेंट था, ठीक है, और एक आपका नॉर्मल कोल्ड फीवर ये वाला पेशेंट है।
तो मान लो किसी भी केस में अगर प्रिस्क्रिप्शन आपके उल्टे हो जाते हैं, इसकी दवाई इसके पास चली जाती है, या कुछ भी यहाँ पर आपका मिस्टेक या फिर गलती से कुछ भी यहाँ पे ये चीज़ इंटरचेंज हो सकती है, तो उस केस में एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक तो वो दोबारा कंफर्म करे पेशेंट से CNS का पेशेंट है या कोई नॉर्मल बीमारी है आपको, या आप न्यूरो के पेशेंट हो, कोई भी चीज़। अगर वो चीज़ वहाँ पे वो एग्री नहीं करता, कंफर्म नहीं करता, तो उस केस में वो प्रिस्क्रिप्शन आपका अनक्लियर हो सकता है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन तो उसके पास है बट वो एक्यूरेट नहीं है, हो सकता है कोई गलती हो गई, तो उस केस में फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिस्क्राइबर के साथ में यहाँ पे बात करे। अब प्रिस्क्राइबर आपका वही मेंबर है जिसने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है ऑब्वियसली, तो ये कौन होता है? आपके डॉक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको पेशेंट के साथ में कंफर्म करना है। ये एक तो ये चीज़ आपको कंफर्म करनी ही करनी है जब आप कोई भी मेडिकामेंट डिलीवर कर रहे हो। उसी के साथ साथ में आपको हिस्ट्री भी थोड़ा जान लेना चाहिए। एक तो अगर कोई रेगुलर पेशेंट है तो आपको उसकी हिस्ट्री पता होती है, क्लियर। बट कोई नया पेशेंट आया है, CNS की ड्रग्स ले रहा है या न्यूरो की ड्रग्स ले रहा है, तो आपको उस केस में वहाँ पे पूछना चाहिए कि आपको ये बीमारी कब से है, क्या है। मेजरली आपको यहाँ पे हिस्ट्री को एनालाइज करना है किसी भी पेशेंट की, ठीक है। क्योंकि सेम चीज़ मान लो अगर आपने उसकी हिस्ट्री नहीं ली या पेशेंट से आपने काउंसलिंग नहीं की, तो नॉर्मल पेशेंट के पास CNS की ड्रग चली जाएगी। मान लो उसने हाइपरटेंशन की ड्रग यहाँ पर गिवन थी, एम्लोडिपिन उसने दी थी कि सुबह आपको नाश्ता करके BP की दवाई खानी है, बट गलती से उसने नॉर्मल कोई दवाई दे दी। गलती हुई सबसे पहले प्रिस्क्राइबर से, फिर उसके बाद में अब एक नॉर्मल पेशेंट जिसकी तो हार्ट जो पल्स रेट है, ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट उसको आपने यहाँ पे एम्लोडिपिन दे दी, तो उस केस में क्या होगा? उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा और वो फैटल भी हो सकता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों में गलती होने का चांसेस बहुत कम होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंसड है डॉक्टर जो है, और आप भी यहाँ पर एक्सपीरियंसड हो, और आजकल तो पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। बट फिर भी इफ़ इन केस, तो उस केस में आपको हिस्ट्री को यहाँ पे एनालाइज करना होता है। दूसरा, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन, CI दैट मीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बेसिकली वो होते हैं कि किसी पर्टिकुलर केस में आपको कोई दवाई नहीं देनी है। जैसे प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो उस केस में जल्दी से कोई भी दवाई डॉक्टर फार्मासिस्ट नहीं दे सकता। जो उसकी डॉक्टर होती है जिसको हिस्ट्री पता है वही वहाँ पे उसको प्रिस्क्राइब कर सकती है। या फिर कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या किसी भी कोई एक क्रोनिक पेशेंट है जिसको आपको कुछ मेडिकेशंस अवॉइड करने हैं, वो चीज़ आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की स्टेट होती है। तो उस केस में आपको क्या करना है? पेशेंट की हिस्ट्री को जानना है, और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको पता लगे, जैसे अब डॉक्टर पेशेंट को तो नहीं पता कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, बट एज अ फार्मासिस्ट आपको वो चीज़ पता होगी। जब आप किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री को एनालाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको ये दवाई यहाँ पर नहीं देनी, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवाइस पेशेंट अबाउट ADR एंड DI। ADR क्या है यहाँ पे? आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट मीन्स कोई भी ड्रग अगर आप लेते हो उसके बाद में कोई भी गलत इफेक्ट्स आ रहे हैं, या हम इसको सिंपल शब्दों में कहें साइड इफेक्ट्स, ठीक है। किसी भी ड्रग के अगर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या ADR आ रहे हैं तो उसको यहाँ पर एनालाइज करना है, उसको यहाँ पे एनालाइज करना है। दूसरा, आप अगर किसी ड्रग को अगर आप दे रहे हो और आपको पता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग लेने के बाद ये साइड इफेक्ट्स मोस्ट कॉमन है, तो ये पेशेंट को होगा ही होगा, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको पेशेंट को यहाँ पर एडवाइस करना रहेगा, ठीक है। कि कोई आपने दवाई दी है, ये पर्टिकुलर मेडिकामेंट लेने के बाद हो सकता है 2 घंटे के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आए, या हो सकता है आपको नोजिया फील हो, या हो सकता है आपको डिजीनेस फील हो, चक्कर आए, बहुत ज़्यादा नींद आए, तो ये सारी चीज़ें ADR या फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपको यहाँ पे पेशेंट को एक्सप्लेन करनी ज़रूरी है एज अ फार्मासिस्ट। दूसरा, ड्रग इंटरैक्शंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ड्रग इंटरैक्शन दैट मीन्स किसी एक दवाई का दूसरी दवाई के साथ, किसी एक दवाई का किसी पर्टिकुलर फूड के साथ, या फिर किसी भी बेवरेज के साथ में अगर कोई भी इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, या उस केस में किसी भी मेडिकामेंट की थेरापेटिक प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी जो ड्रग है वो किसी एक पर्टिकुलर फूड के साथ में या किसी एक पर्टिकुलर मेडिकामेंट के साथ में अगर इफेक्ट डालेगी तो उस केस में वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। पेशेंट को वो चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि अब आपने जैसे ये ड्रग ले रहे हो तो उस केस में मान लो आपको अल्कोहल को अवॉइड करना है, अब आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते। या फिर अदर बेवरेजेस क्या होती हैं? बेवरेजेस बेसिकली वो आपके लिक्विड्स होते हैं सारे अदर देन वाटर, ठीक है। पानी के अलावा जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सारे आपके बेवरेजेस होते हैं। अल्कोहल हो गया, या आपकी कोक वगैरह हो गई, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, पानी के अलावा जितने भी लिक्विड्स आप इंटेक करते हो वो सारे आपके बेवरेजेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो किसी किसी केस में अगर आपको कोई भी बेवरेजेस यहाँ पे अवॉइड करना है तो ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो डॉक्टर खुद भी बता देता है, बट हम उस एश्योरेंस पे नहीं रह सकते। एज अ फार्मासिस्ट आपको वो चीज़ यहाँ पे खुद एक्सप्लेन करनी होती है, क्लियर।
नेक्स्ट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपके पास आती है काउंसलिंग एंड एडवाइजिंग ऑन ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस। ठीक है, माइनर इलनेस यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी मान लो फीवर है या फिर हेडेक है या वही कॉमन कोल्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कोई भी हल्की फुल्की बीमारी में क्या करना है, पेशेंट आपको पता है फार्मासिस्ट के पास पहले आएगा, तो उस केस में पेशेंट की काउंसलिंग करनी है और उसको एडवाइस करना है कि अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। मान लो कोई भी कोल्ड का पेशेंट मेरे पास आता है, बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि अब आपका कोल्ड है तो आपको बनाना इंटेक नहीं करना, क्योंकि बनाना क्या करता है, आपके कफ को और ज़्यादा एक्यूमुलेट करता है। तो फूड के बारे में भी बता सकता है। दूसरा मेडिकामेंट तो मैं उसको दे ही दूंगी, जो भी नो कोल्ड वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए इसके अंदर। तो उसके अलावा मुझे एडवाइस भी करना है कि कौन से फूड से आपको अवॉइड करना है या कौन सा मेडिकामेंट आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। ठीक है, मतलब जो माइनर इलनेस है, जो पेशेंट खुद से सोच सकता है, उसके बारे में उसको यहाँ पे एडवाइस करना है। नेक्स्ट एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी मेडिकेशंस जो है, मान लो एक्सपायरी मेडिकेशंस हैं, ऑब्वियसली किसी भी मेडिकामेंट का एक लाइफ स्पैन होता है, शेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, शेल्फ लाइफ क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके कोई भी दवाई जब आपने मैन्युफैक्चर करी है तब से लेकर उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो आपकी शेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, जैसे मान लो आज 2020 में ये दवाई बनी है और ये दवाई 2023 की नवंबर तक चलेगी, तो ये चीज़ उसकी शेल्फ लाइफ है, 2.5 साल 3 साल जो भी कुछ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, मेडिकेशंस की एक्सपायरी को एनालाइज करना होता है। दैट मीन्स अगर मैं कह दूँ कि नवंबर 2020 में कोई पर्टिकुलर मेडिकामेंट यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है, तो आपको पता है जो भी मंथ चल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो जून जुलाई नवंबर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 महीने का डिफरेंस है। तो उस केस में फार्मासिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टोर में जितनी भी ड्रग्स हैं उनकी एक्सपायरी को चेक करे। ठीक है, एक्सपायरी को चेक करे, अगर नियर एक्सपायरी है तो जिस वेंडर से, जिस भी होलसेलर से उसने वो मेडिकामेंट लिया था उसको वो एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, इफ़ इन केस एक्सचेंज नहीं हो रहा तो वो उन एक्सपायर्ड मेडिकेशंस को बहुत सेफली डिस्पोज कर सकता है। अच्छे से उनको डिस्कार्ड करना है, कहीं पे भी इधर उधर नहीं फेंक देना। क्लियर, तो जो भी एक्सपायरी मेडिकेशंस हैं या तो उसको एक्सचेंज करवा ले या फिर उनकी डिस्पोज कर दे। नेक्स्ट आपके पास आ सकता है स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑन नार्कोटिक्स एंड कंट्रोल्ड मेड्स। दैट मीन्स जो भी ड्रग्स आपकी नार्कोटिक्स में, यहाँ हम ये कह सकते हैं शेड्यूल एक्स की जो ड्रग्स होती हैं। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आप पढ़ोगे कि आपके कुछ शेड्यूल्स होते हैं अलग अलग, जिसके अंदर आपकी जो ड्रग्स है या फिर जितने भी बायोलॉजिकल, थेरापेटिक, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो सब अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। तो शेड्यूल एक्स में आपकी नार्कोटिक्स ड्रग्स आती हैं या फिर कंट्रोल्ड मेडिकेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, तो शेड्यूल एक्स में जो आपकी नार्कोटिक्स और कंट्रोल ड्रग्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, स्ट्रिक्ट उनकी देख रेख यहाँ पे करनी होती है। ठीक है, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में अगर कोई भी कंट्रोल ड्रग की अगर मैं बात करूँ तो आप ये सोच सकते हो कि कोई भी आपको नींद लाने के लिए जो दवाइयाँ दी जा रही है, जैसे आप एल्प्राजोलम हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एल्प्राजोलम, क्लोनाजिपाम, ये सारी चीज़ें, तो ये आपकी कंट्रोल मेडिकेशन में हो सकती है। ये पर्टिकुलर उन पेशेंट्स को दी जाती है जो एक तो एल्डर होते हैं, दूसरा जिनको नींद नहीं आती बिल्कुल भी। जो पेशेंट डॉक्टर के पास ये शिकायत लेके जाते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, तो उस केस में डॉक्टर उनको एल्प्राजोलम देता है। ठीक है, बट ये एल्प्राजोलम ऑब्वियसली आपकी क्या होती है, सेडेटिव होती है। दैट मीन्स आपकी स्लीपनेस को कॉज करती है, सेडेटिव है, स्लीपनेस को कॉज करेगी। तो इस केस में ये डिपेंडेंट भी हो सकती है, मतलब बॉडी आपकी स्लीप के लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो जाती है। तो उस केस में इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी भी नार्कोटिक्स को या कंट्रोल ड्रग्स को विदाउट एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्यूमेंटेशन के बगैर वहाँ पे नहीं दे सकता। क्लियर, नेक्स्ट आपके पास आता है स्टॉक और इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। स्टॉक दैट मीन्स जो भी आपके पास मेडिकामेंट है उनका स्टॉक मेंटेन करके रखना। जैसे मान लो कोई भी दवाइयाँ हैं अलग अलग टाइप्स की, मैं ABC कह देती हूँ, तो A वाली जो है वो मेरी बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो उनकी जो मेरे पास स्टोरेज होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, लीस्ट होगी। B में आपकी मेरी मॉडरेट दवाइयाँ आती है जिनके ऊपर एक्सपेंस जो है वो मेरा मॉडरेट ही लग रहा है, तो उनकी स्टोरेज भी मैं यहाँ पे मॉडरेट रख सकती हूँ। नेक्स्ट आपकी C दवाइयाँ जो है, ठीक है, जिनका एक्सपेंस जो है, जो खर्चा मेरा इन्वेंट्री जो लग रही है वो आपकी मिनिमम लग रही है, और यही दवाइयाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा आपकी सेल होती है, तो इनका जो स्टोरेज है वो आप यहाँ पे मैक्सिमम रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका स्टॉक आपको यहाँ पे मेंटेन करना होता है।
नेक्स्ट, इन्वेंट्री भी आपको मेंटेन करनी है। इन्वेंट्री मतलब वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो भी आपका खर्चा ले रही है, ठीक है। मेडिकल स्टोर में जैसे आपका दवाइयाँ लेनी है वो इन्वेंट्री है, आपने रेफ्रिजरेटर लिया है वो आपका इन्वेंट्री के अंदर आएगा, आप किसी भी अपने ट्रेनी को या फिर आपने असिस्टेंट रखा हुआ है उसको आप सैलरी पे कर रहे हो वो आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे बात करें तो आपके जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जितने भी लोग हैं, मशीनरीज हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री के अंडर में आती है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे स्टॉक मेंटेन करना है, एक तो कितनी दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए और उसी के साथ साथ में इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है। ऐसी नहीं है कि सारा पैसा आपने दवाइयों के ऊपर ही लगा दिया, आप बस अपने स्टॉक को मेंटेन कर लिया, बट अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करना भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मेडिकेशंस के केस में भी और जो भी अदर ऑपरेशंस हैं उस केस में भी आपको इन्वेंट्री के ऊपर ध्यान देना है। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे स्टोर वाले के पास है तो मैं भी लूँगा, ऐसी कोई कंपल्जन नहीं है, आपको बस अपनी यहाँ पे इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोफेशनल रोल की अगर हम बात करें तो जो भी आपका स्टाफ है, ठीक है, ट्रेनी स्टाफ या उसको हम बोल सकते हैं, जैसे आप फार्मासिस्ट हो, आपने अपने लिए एक असिस्टेंट वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अब यू आर दी ओनर तो आप तो काम करोगे नहीं, तो जो भी स्टाफ या फिर ट्रेनी आपने वहाँ पे रखा हुआ है उसको एडवाइस करना, उसको समझाना कि किस तरीके से तुमको काम करना है और उसका बार बार फॉलोअप लेते रहना, ये भी एक फार्मासिस्ट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी आप भी अच्छे से जानते हो कि एक जो कम्युनिटी फार्मेसी है या हम कहें कि रिटेल स्टोर है तो उसका जो ओनर होता है वो एक अकेला आपका फार्मासिस्ट होता है। चीफ फार्मासिस्ट जो भी वहाँ पे अवेलेबल है वही उसका यहाँ पे ओनर होता है। उसके अलावा उसके अंडर में कुछ लोग काम कर सकते हैं, उनको हम स्टाफ या फिर असिस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को समझाना काम कैसे करना है, उनकी मैनेजमेंट करना, उनको ट्रेन करना और उनकी सुपरविजन करना, उनकी बार बार फॉलोअप लेना, उनको देखना, ठीक है। तो ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट इज टू कीप द फार्मेसी अप टू डेट। दैट मीन्स आपके पास कोई भी नई नई ड्रग्स आ रही है, किसी भी ड्रग्स के अंदर मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करना है और अपने फार्मेसी स्टोर को, ड्रग स्टोर को अप टू डेट रखना है। दैट मीन्स कोई भी नई ड्रग्स, नई दवाइयाँ अगर आपके मार्केट में आई हैं तो आपके स्टोर में भी वो वहाँ पे प्रेजेंट होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी कुछ आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसी भी एक फार्मासिस्ट की। क्लियर? अब इसी चैप्टर में आपका एक नेक्स्ट पार्ट आता है जिसको हम कह सकते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, आपने ये चीज़ स्टडी की है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है जिसको हम GMP बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपकी GPP है, दैट मीन्स गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस आपको क्या बताती है कि एक आपको क्या करना है, आपको फार्मेसी की सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब ये जो भी आप फार्मेसी की सर्विस प्रोवाइड करते हो, एक तो वो क्वालिटी सर्विस होनी चाहिए, मतलब आपको उसके अंदर क्वालिटी चाहिए, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड पर्सन हो, क्वालिफाइड पर्सन ये सारी चीज़ों को डिलीवर कर रहा है, तो उसके अंदर क्वालिटी, एक्स्ट्रा केयर होनी कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा, उसके साथ में आपको जो फार्मेसी की सर्विस प्रोवाइड करनी है, बस ऐसा ही नहीं है कि आपने अपना प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था वो दे दिया, आपका काम खत्म। उसके अलावा भी आप जानते हो कि पेशेंट की आपको यहाँ पे काउंसलिंग करनी रहती है और भी आपके अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है। बट अगर हम बात करें मेजरली तो फार्मेसी आपको जो प्रोवाइड करनी है, एक तो आपकी क्वालिटी फार्मेसी होनी चाहिए और दूसरा है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अपने अकॉर्डिंग ही आप कुछ भी कर दोगे। जो भी प्रिस्क्रिप्शन है और जो पेशेंट को काउंसिल करने के बाद आपको लगता है कि ये चीज़ें एक फार्मासिस्ट के लिए ज़रूरी है कि उस पेशेंट को बताना, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे करते हो। तो मेजरली अगर हम बात करें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की, तो फार्मेसी की सर्विस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट एंड दैट सर्विस शुड बी क्वालिटी सर्विस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी GPP दैट मीन्स गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर आती है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फार्मेसी प्रैक्टिस आपका एस्टेब्लिश कैसे हुआ था, तो इन ईयर 1992, ठीक है, 1992 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने यहाँ पे क्या मेंशन किया था, आपकी फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए थे, ठीक है। फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए स्टैंडर्ड्स दिए थे और वो स्टैंडर्ड्स आपके किस तरीके से आए थे, यही आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये चीज़ आपकी इस तरीके से आई थी 1992 में। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये आपकी फार्मेसी प्रैक्टिस के कुछ स्टैंडर्ड्स दिए थे, अंडर विच गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन विच इट कम्स अंडर, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर GPP के अंदर आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो अगर रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैसिलिटीज़ यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड की जानी चाहिए अंडर द गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। दैट मीन्स गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर जो भी आपकी चीज़ें मैंशनड होती है वो चीज़ें करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्रग स्टोर के लिए, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ में हम सबसे पहली अगर बात करें तो आपके पास आती है नंबर 1 पे आपकी आती है प्रीमिसेस। प्रीमिसेस क्या होता है? आपका जहाँ पे भी बिजनेस है, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस है या ड्रग स्टोर है, तो उसके नियर बाय का जितना भी एरिया होता है, जैसे अगर आपका यहाँ पे बिल्डिंग है तो इसके नियर बाय की जितनी भी एरिया आता है वो आपकी प्रेमिसेस होती है। दैट मीन्स जो बिलोंग करती है बेसिकली आपको ही, आपके बिजनेस को ही, तो उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर? तो प्रेमिसेस की अगर हम बात करें तो जो भी प्रेमिसेस है, जो भी आपकी पब्लिक है अराउंड, जो भी उस टाइम पे पब्लिक है, तो उन पब्लिक के लिए इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब इजीली आपका फार्मेसी स्टोर या जो ड्रग स्टोर है इजीली वो लोगों को वहाँ पर नजर आए। दूसरा, आपकी प्रेमिसेस के नियर अराउंड जितना भी एरिया आता है वो सब आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आप ही की स्टोर के बाहर सारा कचरा रखा हुआ है तो कोई भी आपके ड्रग स्टोर में आना पसंद नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, उसी के साथ में जो भी आपका ड्रग स्टोर है, आप ड्रग स्टोर अपना ओपन कर रहे हो तो आपको पता है कि ये चीज़ कंपलसरी है कि आप किसी भी ड्रग स्टोर के अंदर हम यहाँ पे एक लेबल लगाते हैं विच इज़ फार्मेसी। फार्मेसी का आपके पास यहाँ लेबल लगेगा या फिर इसके साथ में एक प्लस का साइन हम लगाते हैं, है ना। किसी भी ड्रग स्टोर के बाहर या डॉक्टर्स की इवन व्हीकल्स के बाहर भी ये चीज़ लगी होती है, प्लस का साइन, या फिर आप वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो कि फार्मेसी स्टोर। जैसे आप अपोलो फार्मेसी या आपका खुद का भी कोई फार्मेसी है, गुप्ता फार्मेसी या जो भी XYZ, तो आपको वहाँ पे स्टोर के बाहर फार्मेसी को मेंशन करना है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अंदर आपकी और आ सकती है जो भी आपका एनवायरनमेंट है आपके फार्मेसी का, स्टोर का और उसके नियर बाय का जो भी एनवायरनमेंट है, जैसा कि हमने देखा वो नीट एंड क्लीन तो होना चाहिए और उसी के साथ साथ में इंसेक्ट्स फ्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कोई भी कीड़े मकोड़े जानवर आसपास कुछ भी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, आपकी फार्मेसी में आपको पता है एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर फार्मेसी में होना कंपलसरी है, दैट इज़ रेफ्रिजरेटर। दैट इज़ रेफ्रिजरेटर। किसी भी फार्मेसी स्टोर को या ड्रग स्टोर को अगर आप ओपन करते हो तो उसके अंदर रेफ्रिजरेटर, दैट मीन्स एक फ्रिज का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जिनको आपको कोल्ड टेम्परेचर आपको यहाँ पे मेंटेन करना होता है। आप कोल्ड टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? आपका रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो जो ड्रग्स होती है उसका थेरेपेटिक इफेक्ट या तो लीस्ट हो सकता है या फिर वो ड्रग वहाँ पे डिटोरिएट हो सकती है। तो उस केस में आपको उस पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए कोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए किसी भी फार्मेसी स्टोर के अंदर रेफ्रिजरेटर का होना कंपलसरी होता है। क्लियर? और इसके साथ में क्या होना चाहिए, जो भी आपकी फार्मेसी ड्रग स्टोर है, ठीक है, आपका फार्मेसी जो भी आपने बनाया हुआ है, अगर मैं एक बेसिक लेआउट की बात करूँ, ठीक है, तो ये आपका फार्मेसी है, इधर से आपकी एंट्रेंस है, ये आपका डिस्पेंसिंग का काउंटर है। डिस्पेंसिंग काउंटर दैट मीन्स यहाँ पे आपका इस तरफ आपका फार्मासिस्ट होगा और यहाँ पे आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो और इधर आपकी शेल्फ वगैरह ये सारी चीज़ें, एक जगह पे आपका रेफ्रिजरेटर यहाँ पे हो सकता है, टेबल चेयर जो भी है वो तो एक लेआउट एक अलग चीज़ है। तो अगर हम बात करें तो फार्मेसी के अंदर जो भी डिस्पेंसिंग काउंटर है, ठीक है, तो उस डिस्पेंसिंग काउंटर के आगे आपका इनफ स्पेस होना चाहिए कि आपका जो भी पेशेंट आ रहा है या पेशेंट का जो भी अटेंडेंट आ रहा है वो सारे लोग यहाँ पे अच्छे से आ जाए। ऐसा नहीं कि आपका काउंटर यहाँ है और आपके जितने भी पेशेंट है वो वहाँ पे रोड पे या बाहर स्टेयर्स पे खड़े हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसी के साथ में क्या हो सकता है, अब जैसे कोई भी पेशेंट यहाँ पर खड़े हैं तो ये पेशेंट, एक पर्टिकुलर पेशेंट को आप यहाँ पे मेडिकामेंट दे रहे हो, तो बट बाकी जो पेशेंट है वो एक तरीके से फ्री है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, जो भी एरिया है यहाँ पर आपके कुछ इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स होने चाहिए जो कि यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स यहाँ पे विजिबल होने चाहिए कि कोई भी पेशेंट अगर खड़ा है तो वो बेसिक चीज़ों को वहाँ पे पढ़ ले। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े फ्लैग्स, पोस्टर्स वहाँ लगे होते हैं कि कॉमन कोल्ड में आपको क्या करना चाहिए, अभी कोविड है तो जैसे कोविड के आपके कुछ प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, सैनिटाइजर कितने % का होना चाहिए, क्या आपको चीज़ें वहाँ पर मेंटेन करके रखनी है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन लीफलेट या फिर इन्फॉर्मेशन आपके पोस्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर
अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, ऐसे कोई कंपल्जन नहीं है, बट होगी तो वो आपका फार्मेसी स्टोर जो है वो ज़्यादा फार्मेसी स्टोर लगने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसी के साथ में आपको पता है आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, टेम्परेचर आपको ड्रग्स का भी मेंटेन करके रखना है और इवन अपने स्टोर का भी मेंटेन करके रखना है। क्लियर। जैसे मान लो अगर समर का टाइम है, आपका बाहर टेम्परेचर है 37 कुछ, बट आपको पता है आपका जो रूम टेम्परेचर है, जो भी ड्रग्स है वो 25 to 27 के बीच में ही रह सकती है, तो उस केस में आपको अपने स्टोर का भी टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सारी दवाइयाँ ले जाके आप फ्रिज में तो नहीं रख सकते, तो उस केस में आप अपना एयर कंडीशनर, AC वगैरह को यूज़ कर सकते हो। क्लियर। और इसी के साथ में जो भी कोई पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं तो उन पेशेंट्स के लिए आपके पास अच्छा काउंसलिंग एरिया होना चाहिए। काउंसलिंग एरिया होगा वो क्या होना चाहिए, थोड़ा पर्सनल होना चाहिए, बिकॉज मान लो अगर कोई पेशेंट आया है उसको काउंसलिंग करनी है या अदर देन एक हिस्ट्री के अलावा भी काउंसलिंग हो सकती है, जैसे मान लो अगर उस पेशेंट को थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है उस केस के अंदर, तो यहाँ पे आप वो काउंसलिंग नहीं कर सकते, उस चीज़ के लिए आपके पास सेपरेट यहाँ पे प्रेमिसेस या फिर सेपरेट लोकेशन यहाँ पे होनी चाहिए, जिसके अंदर आप यहाँ पे किसी भी पेशेंट के साथ में काउंसलिंग यहाँ कर सकते हो। क्लियर। और इसके अलावा किसी भी फार्मेसी स्टोर के अंदर आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट के लिए आपके पास यहाँ कोई भी बास्केट या फिर बॉक्सेस या हम कह सकते हैं डस्टबिन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि आपका जो प्रेमिसेस वाला एरिया है वो वहाँ पे गंदा ना हो। आपका जो डस्टबिन है मैं ये कह सकती हूँ वो यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि मान लो अगर कोई भी पेशेंट है या कोई भी अटेंडेंट कस्टमर आप कह लो, उसको अगर कुछ चीज़ डिस्कार्ड करनी है तो पेशेंट का क्या डस्टबिन नहीं दिखेगा तो कहीं भी फेंक देगा, तो उस चीज़ में उस केस में आपको यहाँ पे एक डस्टबिन को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए ताकि जो भी पेशेंट है या अटेंडेंट है वो अपना जितना भी वेस्ट है वो यहाँ पर डाल सके और आपका जो प्रेमिसेस वाला एरिया है वो वहाँ पे गंदा ना हो सके। क्लियर। नेक्स्ट प्रेमिसेस के बाद आपके पास यहाँ आ सकती है फर्नीचर एंड फिक्सर्स। फर्नीचर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर के अंडर आपके पास क्या क्या आ सकता है कि किसी भी ड्रग स्टोर के अंदर अगर आप कुछ चीज़ प्रिपेयर करते हो, जैसे आपने अभी देखा था कि वेटिंग एरिया है, ठीक है, उस वेटिंग एरिया में आप ये भी चीज़ कर सकते हो कि पेशेंट्स के लिए आप वहाँ पे चेयर वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हो या फिर स्टूल या कुछ भी एक सोफ़ा वगैरह आपने वहाँ लगा दिया, ठीक है। और वैसे उसके साथ में जो काउंसलिंग एरिया की हमने बात की थी, ठीक है, तो उस काउंसलिंग एरिया में ऑब्वियसली आपका एक टेबल होना चाहिए जिसमें एक तरफ तो आपका यहाँ पे फार्मासिस्ट रहेगा और बाकी आपकी जो भी पेशेंट्स होते हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं। क्लियर। रह सकते हैं दैट मीन्स यहाँ पे बैठ सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास कबर्ड्स होनी चाहिए। फर्नीचर की अगर हम बात करें तो कबर्ड्स, आपकी अलमीराज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करने होते हैं, तो कबर्ड्स, अलमीरा होनी फार्मेसी स्टोर में इंपॉर्टेंट होती है। और उसके अलावा शेल्फ्स होना, ठीक है, शेल्फ रैक्स होना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नंबर ऑफ ड्रग्स को यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो उसके लिए आप अपने फार्मेसी स्टोर के अंदर चारों साइड के ऊपर शेल्फ्स और रैक्स यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये आपका डिस्पेंसिंग वाला एरिया है तो यहाँ पे आपकी पूरी रैक्स हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ कैबिनेट्स होने चाहिए। कैबिनेट दैट मीन्स एक स्पेशल आप अलमीरा टाइप कह सकते हो जिसके अंदर आपने क्या किया है, PMR को मेंटेन करके रखा हुआ है। PMR दैट मीन्स पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है, जो भी पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड है, जो भी आपके रेगुलर पेशेंट्स हैं या फिर जिन पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी है, तो उन लोगों के लिए PMR आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, तो वो PMR का एक अलग से आप कैबिनेट या फिर एक अलग से कबर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ सकती है इक्विपमेंट्स, ठीक है। इक्विपमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो सकती है। इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है एक स्टोर में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट यहाँ पर क्या है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर आपको यहाँ पे चाहिए क्योंकि आपको कुछ ड्रग्स का यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर या फिर कूल टेम्परेचर मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे कुछ मेडिकमेंट तो आप नॉर्मल फ्रीज़र के अंदर रख सकते हो और दूसरा आप जो एक आइसिंग वाला डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे भी रख सकते हो, जैसे आपके इंजेक्शंस वगैरह होते हैं उनके लिए, ठीक है। और दूसरे इसके अंदर जैसे हमने काउंसलिंग रूम की बात की थी, तो काउंसलिंग रूम में या फिर काउंसलिंग एरिया में आपकी क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स होनी चाहिए, बुकलेट्स वहाँ पे होनी चाहिए, और आपका जैसे जो वॉल्स है वहाँ पर आपकी पोस्टर्स वगैरह लगे होने चाहिए। मान लो अगर कोई पर्सन वहाँ पे वेट कर रहा है, कोई फार्मासिस्ट वहाँ पे नहीं पहुँच पाया है, तो उस केस में वो इन सारी चीज़ों को रीड कर सके, मतलब फालतू ही अपना मेंटल स्ट्रेस ना बढ़ाए और इन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सके। क्लियर। और इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है मेजर इक्विपमेंट जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्फाइग्नोमैनोमीटर,
मैनोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो आपका बीपी को मेजर करता है, ठीक है। आपको पता है ना, एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप अपनी इधर एल्बो के ऊपर लगाते हो, फिर पंप से, और आजकल तो डिजिटल भी आ गया है, तो जो भी बीपी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। और इसी के साथ साथ में आप इंस्ट्रूमेंट में ग्लूकोमीटर भी रख सकते हो। ग्लूकोमीटर क्या मेंटेन करता है? आपका शुगर लेवल को चेक करता है, ठीक है। और इसके साथ में ही आपकी फार्मेसी स्टोर के अंदर वेट एंड हाइट स्केल्स भी होने चाहिए, कि किसी पेशेंट का वेट देखना है या हाइट देखना है, ये सारी चीज़ें भी आपके फार्मेसी स्टोर में होनी चाहिए इक्विपमेंट के अंडर। क्लियर?